तो बच्चों पिछले वीडियो तक हमने इस चैप्टर में रेमुनरेशन के दो पार्ट का प्रोविजन पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन। ठीक है, पूरा कंटिन्यू वीडियो है ये। उसी के आगे मैंने एक साथ इसलिए नहीं डाला कि आप लोग एक एक करके पहले पढ़ें, पहले प्रोविजंस रिवाइज करें फिर उसको अप्लाई करें। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज को डायरेक्ट एप्लीकेशन में मत आया करो, पहले उसका रूल्स पढ़ो। अगर कोई फॉर्मेट रूल्स बेस्ड है तो पहले रूल्स पढ़िए। कंपनीज एक्ट में इस तरीके से रेमुनरेशन देना है। तो दो में से पहला पार्ट समझाता हूं। पहला पार्ट में था प्रॉफिट बेस्ड, 11% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 10%, 5%, 1%, 3%, 4-5 लिमिट थी वहां। ये सब नेट प्रॉफिट बेस्ड थी। तो नेट प्रॉफिट कौन सा, क्वेश्चन ये, नेट प्रॉफिट वो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, तो वो वाले तो बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आता है, या वो जो इनकम टैक्स में दिखाया वो भी नहीं। तो यहां पर रेमुनरेशन पर्पस के लिए नेट प्रॉफिट फॉर रेमुनरेशन पर्पस अलग से डिफाइन किया हुआ है लॉ में। ठीक, उसका फॉर्मेट ये है पूरा। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और सामने लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट फॉर रेमुनरेशन पर्पस। वैसे कोई बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं है, सिंपल प्रोविजंस है कि आप नंबर 1 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डालें। ग्रॉस प्रॉफिट तो प्योरली ट्रेडिंग से होता है, बिजनेस से, ये ले लें। सब्सिडीज भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड वो भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेचने पर प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में अभी मैं इसके बाद समझाता हूं आपको। ठीक, एक यही पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है, अलग है बाकी से नहीं। यानी क्रेडिट साइड में आपको करंट ईयर की जितनी भी इनकम नजर आती है वो सब ले सकते हो, करंट ईयर की, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, करंट ईयर की इनकम सारी ले सकते हैं। लेस एक्सपेंसेस में भी ऐसा कोई सच कोई स्पेशल रूल नहीं है। जो नॉर्मल यूजुअल बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे आप लेस कर सकते हैं। ऑल बिजनेस एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव, एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस तरह के जो नॉर्मल बिजनेस में कंपलसरी होते हैं। फिनांस कास्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, एनी अदर इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट भी लेस कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, लोन कोई सा भी हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई सा भी। डायरेक्टर फीस भी लेस कर सकते हैं, बट नॉट डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। रेमुनरेशन ही तो निकालना है, अब वो भी माइनस कर देंगे तो फिर रेमुनरेशन कहां से आएगा। तो रेमुनरेशन माइनस नहीं करना है, फीस माइनस करना है। तो फीस में और रेमुनरेशन में डिफरेंस है। इस फीस का मतलब होता है डायरेक्टर्स मीटिंग सिटिंग फीस। सुन लेना, डायरेक्टर्स को ईयरली कुछ मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी होता है, तो वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं, उसके अलग से उनको पैसे मिलते हैं। तो जो नॉर्मल सैलरी रेमुनरेशन मिलता है वो अलग, और जो फीस मिलती है वो अलग। तो फीस इज नॉट पार्ट ऑफ रेमुनरेशन। ठीक है, तो यहां ये लेस कर सकते हैं, इस पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, इसलिए ये लेस कर, ये यूजुअल बिजनेस एक्सपेंडिचर माना गया है। ठीक है, फिर आगे आते हैं डेप्रिसिएशन। तो अब ध्यान से देखें कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं, डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल भी नहीं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 में कुछ तरीके दिए कंपनीज एक्ट में, उसी तरीके से निकला हुआ होना चाहिए। वो आपको क्वेश्चन में निकाल के देंगे, इसलिए शेड्यूल 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन था, मैंने इसमें से रेमुनरेशन लेस नहीं किया था, बिफोर टैक्स था। ठीक है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अभी टैक्स लेस नहीं हुआ है। और बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, यानी किसी भी तरह का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन रिजर्व, किसी भी रिजर्व का अप्रोप्रिएशन अभी इसमें से नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व एक्सपेंडिचर थोड़ा ना होते। ठीक है, और टैक्स भी इसलिए नहीं क्योंकि रेमुनरेशन तो टैक्स से पहले का खर्चा है, इसलिए हमें यहां तक रुक जाना है, बिफोर बिफोर बिफोर। ठीक है, ये आप फॉर्मेट अच्छे से लिख लें। तो इस फॉर्मेट में मेन जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं उस पर आप स्टार बना लें, तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। दूसरा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट शेड्यूल 2 के हिसाब से। ठीक है,
और तीसरा ये है कि आपको ये बिफोर रेम्युनरेशन, बिफोर टैक्स एंड बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब सपोज ये वाला प्रॉफिट आपका जो भी आता है, मान लो 10 लाख रुपए आता है, तो इस 10 लाख रुपए का ओवरऑल लिमिट कितनी? 11%। यानी आप अपने डायरेक्टर्स को, सारे डायरेक्टर्स को मिला के ओवरऑल इस 10 लाख का 11% दे सकते हो, 1,10,000। ठीक, लिमिट और याद कर लें आप अच्छे से। अगर होल टाइम डायरेक्टर है, ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, तो कितना था? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर है तो टुगेदर 10%, तो इसका 10% दे सकते हैं। अदर डायरेक्टर्स के लिए दो लिमिट थी, 1% एंड 3%। 1% इफ देयर इज एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अगर आप इन डायरेक्टर्स के साथ में कोई दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो फिर इनको कितना मिलेगा? अदर डायरेक्टर्स को ओनली 1%। और अगर उन देयर इज नो एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, देन अदर डायरेक्टर्स विल रिसीव 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो आपको सारे लिमिट लगाना तो 2 मिनट का काम रहेगा, प्रॉफिट से ही आना चाहिए। ठीक, ये है क्लियर। अब इसमें समझाने लायक सिर्फ एक पॉइंट है, ये प्रॉफिट वाला, तो ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, तब तक आप इसको नोट कर लें। चलिए अब मैं आपको ये समझा दूं, ये पॉइंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। सपोज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, फिक्स्ड असेट। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई असेट की कॉस्ट प्राइस 1 लाख थी, उसमें से आज तक डेप्रिसिएशन जो लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो सपोज हम मान लेते हैं 80,000। अब डब्ल्यूडीवी कितनी बची उसकी? डब्ल्यूडीवी है 20,000, 20,000 रुपए। इस असेट को आपने, इस डब्ल्यूडीवी, ये बिल्डिंग है सपोज, इस असेट को आपने बहुत ज्यादा वैल्यू पर बेच दिया, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू जनरली बढ़ जाती है। आपने इसको 1,15,000 रुपए में सेल कर दिया, 1,15,000 रुपए में। तो आप बताइए इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? नॉर्मल वे में आपने आज तक जो 12th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा या सिंगल एंट्री में भी हमने पढ़ा, तो प्रॉफिट इससे निकलता है कि कोई असेट 20 की है, डब्ल्यूडीवी 20 की है और 1,15,000 में बेच दी। सीधा सीधा प्रॉफिट तो इसी से आता है। 99% केसेस में आज तक प्रॉफिट इसी से आया। ठीक है ना? 1,15,000 की चीज अगर हम 20,000 में बेच देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा आपका 95,000। ये प्रॉफिट है। लेकिन ये क्या प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का? क्वेश्चन ये है। तो मेरी बात को समझना आप जरा ध्यान से। कंसेप्ट ये है कि जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया, सुनना जरा, ये थोड़ी सी टिपिकल बात है। जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया, इसका मतलब आज तक आपने उसको P&L में डेबिट किया होगा, कई सालों में डेप्रिसिएशन लगाते लगाते, तो वो 1 लाख के असेट घट के और 20,000 रह गई, है ना? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 95,000 प्रॉफिट आया, इस 95,000 प्रॉफिट में से 80,000 रुपए का प्रॉफिट, 80,000 रुपए का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर। क्योंकि वो इन पास्ट कभी डेबिट हुआ P&L में, तो उतना अमाउंट क्रेडिट हो सकता है, तो ये रेवेन्यू नेचर मींस। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट मींस इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रेवेन्यू प्रॉफिट मींस इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और उससे एक्सेस प्रॉफिट अगर हुआ, आपको 15,000 एक्सेस आया, तो ये आपका प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट माना जाएगा। इसलिए रेम्युनरेशन निकालने में सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होगा, 15,000 का नहीं होगा। एक तरीका समझ गए कैसे? सबसे सिंपल बता रहा हूं, जितना डेप्रिसिएशन डेबिट किया उतने के बराबर आप रेवेन्यू नेचर का मान लो। ठीक है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक्सेस प्रॉफिट जो है उसको क्या मानोगे? कैपिटल नेचर। एक और तरीके से आप समझ सकते हो, 1 लाख की ओरिजिनल असेट थी, डेप्रिसिएशन नहीं भी लगता अगर, तो भी आपने 1 लाख रुपए के असेट को 1,15 में बेचा, यानी एक तरीके से आपकी असेट का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ।
तो 15,000 तो आपका बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है ना, एक्सेस, जितना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ उससे ज्यादा मिला, तो ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल, बाकी बचा हुआ रेवेन्यू, ऐसे निकाल सकते हो आप। ये दो तरीके हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा भी कोई डाउट आए तो बताना। वैसे स्टडी मटेरियल में उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनाया, लेकिन मैंने मेरे नोट्स में ऐसा एक क्वेश्चन रखा है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। नोट्स के दो क्वेश्चन है, नोट्स में आप देखेंगे, नोट्स में आपको रेम्युनरेशन का एक प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1, और एक क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रॉफिट बेस्ड मिलेगा और एक कैपिटल बेस्ड मिलेगा, ठीक है ना। एक इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 1, और सेकंड नंबर क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट बना हुआ है, मतलब प्रॉफिट बेस्ड है। दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, वो रहेंगे होमवर्क आपके, लेकिन मैं करवाता हूं आपको स्टडी मटेरियल के दो क्वेश्चन, एक प्रॉफिट बेस्ड और एक लॉस बेस्ड या इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड, यानी जिस कंपनी में लॉस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, लिख लेना इसको। तो यहां तक अपना थ्योरी पार्ट, प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 197 रूल्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब मैं इसके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देता हूं, तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको, है ना। दो क्वेश्चन मेरे मेरे नोट्स में है और दो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में। तो नोट्स के क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप कर लेना। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ज्यादा इजी है बजाय मेरे नोट्स के। नोट्स में एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है मैंने, वही जो सबसे टफ पॉइंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन रेवेन्यू नेचर। तो वो पॉइंट इसमें है, मॉड्यूल में नहीं, तो वो आप इजीली कर लेंगे। टिपने को भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन टिपना मत, ईमानदारी के साथ करना। 4 ही क्वेश्चन अपने पास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखें। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाज ऑब्टेन्ड। अब पहला क्वेश्चन जो है वो ऑथराइज कैपिटल और ये सब दिए हुए, आप ध्यान से देखो, नोट सामने रखें। तो यहां पर आपको कोई पीएनएल अकाउंट नजर नहीं आ रहा है। आप देखो बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखी है, लायबिलिटी साइड दे रखी है, फिर नीचे लिखा हुआ शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट मेड, मींस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एक्स लिमिटेड है सस्टेनिंग लॉसेस फॉर फ्यू इयर्स। लॉस वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रोविजन है, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वहां प्रॉफिट बेस्ड रेम्युनरेशन होता है, और इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट कैपिटल बेस्ड मिलता है। तो यहां हमें पीएनएल से कोई मतलब ही नहीं, कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। वो पूछ रहे हैं आपसे, आगे लिखा एक्स लिमिटेड हैज ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर, बस एक ही होल टाइम डायरेक्टर। फाइंड आउट हाउ मच रेम्युनरेशन एक्स लिमिटेड कैन पे टू इट्स मैनेजरियल पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। Would your answer differ if X Limited is an investment company? फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट कंपनी का, जी। तो फटाफट से क्वेश्चन हम करते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल निकालना पड़ेगी। इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है आपको मैंने समझाया था। नंबर 1 लिखा हुआ है अथराइज कैपिटल। अथराइज कैपिटल के नीचे लिखा है इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अथराइज तो लेना नहीं है, पेड अप कैपिटल लेना है। क्या लिखा है सबसे पहले? पेड अप शेयर कैपिटल। तो उसमें इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंशियल भी आएगा। लिखा है 15,000 14% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 100 इज फुली पेड अप, 1,50,000 के। तो 14% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1,50,000 ये ले लेते हैं। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 80 पेड अप, 9,60,000 नहीं 96 लाख से ऊपर भी 15 लाख 15 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप 96 लाख 96 लाख रुपए। उसके बाद शेयर सस्पेंस अकाउंट है 20 लाख, लेकिन शेयर सस्पेंस अकाउंट के बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है? वो क्या है? रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर सस्पेंस अकाउंट
शेयर सस्पेंस अकाउंट, ये एप्लीकेशन मनी, इसको नहीं लेंगे, नॉट एलिजिबल, तो इसको छोड़ देंगे हम। फिर लिखा है कैपिटल रिजर्व 60% इज रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो आपके 2.5 लाख रुपए में से 60% रिवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने आपको बताया था पेड अप कैपिटल के आगे आप रिजर्व एंड सरप्लस भी ले सकते हैं, चाहे किसी भी नाम से हो, कैपिटल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, लेकिन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसको नहीं लेना है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो 60% रिवैल्यूएशन मीन्स 40% ही बचा, तो 40% यानी 1 लाख रुपए, ठीक है, रिवैल्यूएशन छोड़ दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या ये लेंगे? यस, आंसर यस, ये भी लेंगे 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी। उसके आगे लिखा हुआ है 15% डिबेंचर्स, तो मैंने आपको बिल्कुल फॉर्मेट आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसमें लिखा था पेड अप कैपिटल, शेयर प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल में लिखा था एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी एंड कॉल्स इन एडवांस, तो ये सब लिया मैंने। ये शेयर होल्डर्स फंड हुआ, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स भी आएंगे, 15% डिवेंचर्स, ये है आपके 65 लाख, 15% डिवेंचर्स 65 लाख, 65 लाख रुपए की। डिवेंचर्स के बाद है पब्लिक डिपॉजिट 3,70,000। क्या पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म होता है? तो कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम जनरल एजम्पशन, पब्लिक डिपॉजिट वैसे लॉन्ग टर्म ही होते हैं। कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पेबल आफ्टर 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, इस तरीके से। कुछ नहीं लिखा होता तो लॉन्ग टर्म माना जाता है, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई। क्या हम कैश क्रेडिट लोन लेंगे? तो हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म लोन आपको नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल, ये नहीं लेना है आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं लेना है, इसलिए वर्किंग कैपिटल लोन छोड़ देंगे, यानी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट ये छोड़ देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटीज होता है, ये भी नहीं लेंगे। अब असेट्स में 3 दिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में दिया, इट मींस लॉस है। तो हमने पढ़ा था कि ये सब टोटल लगाने के बाद आप क्या लेस कर सकते हैं। लेस करने में 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, उसमें एक तो ये था कि आप 2 लेस करने था, सेकंड नंबर वाला लेस बताया था मैंने कि लॉस तो ऑलवेज लेस करेंगे, लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, इस तरह की कोई फिक्टिशियस आइटम अगर असेट साइड में, तो वो तो 100% लेस होगी। तो P&L अकाउंट का बैलेंस 15 लाख, P&L लॉस 15,25,000, 15,25,000 रुपए, ठीक है, 15,25,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ 55,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ कितने हैं? 55,000, ये भी हम माइनस करेंगे। तो ये 2 चीजें तो ऑलवेज माइनस होगी क्योंकि लॉस है। अब क्या ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई है या इन्वेस्टमेंट भी लेस करना है, ठीक है, बस इसमें ही फर्क रहेगा। इस क्वेश्चन के आखिरी लाइन में एक बात लिखी हुई है, वुड योर आंसर डिफर इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? यस। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट इनके लिए ट्रेडिंग एसेट हुई, नॉर्मल, जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, तो हम लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन यहां लेस नहीं करते हैं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी लेस नहीं करेंगे, तो वो भी ट्रेडिंग एसेट का पार्ट है। जैसे नॉर्मल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला मशीन से काम चल जाता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करती है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करेंगे। यानी अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हुई तो यही इफेक्टिव कैपिटल इफ इट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई आपकी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो फिर इसमें से इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देते हैं। कितने के इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर्स 75,
लाख रुपए के 75 लाख, 75। तो ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई आपकी कैपिटल इफ इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये तरीका रहेगा बताने का, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? तो हम इसका जरा टोटल लगा के देखते हैं कितनी इफेक्टिव कैपिटल आती है। तो टोटल आप देखिए यहां पर आया 181, लेस कर दिए लॉस और प्रिलिमिनरी। तो इफेक्टिव कैपिटल इफ इट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इफेक्टिव कैपिटल 1,65,00,000, और इफ इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी देन इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम है, 90,40,000 ही आ रही, ठीक है। अब रूल्स के हिसाब से आप एज पर रूल्स अगर हम करें तो क्या रूल है आप देखें कि अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम है, या नेगेटिव भी अगर आती है यहां पर, नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़, then yearly remuneration of all directors including whole time managing director etc not exceeding rupees 60 lakhs, 60 लाख रुपए से ज्यादा ये कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन नहीं दे सकती, क्योंकि इनकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम, ठीक है। अगर यहां 5 करोड़ या उससे ज्यादा होती बट लेस देन 100 करोड़ तो रेमुनरेशन 84 लाख हो जाता है। इस तरीके से करना है आपको, क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, इफेक्टिव कैपिटल में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। याद रखने वाली बात अगर सबसे अच्छी कुछ है तो वो है ये इन्वेस्टमेंट, कब लेस होंगे और कब लेस नहीं, क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, हालांकि इसका भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट समझा रखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मुद्रा लिमिटेड। अब प्रॉफिट एंड लॉस दिया और प्रॉफिट भी आ रहा है, इट मींस ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जब कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे तो उस कंडीशन में कंपनी प्रॉफिट बेस्ड रेम्युनरेशन देगी, इसलिए वो वाली स्लेब याद रखो, ओवरऑल 11% और ये सब। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक होल टाइम डायरेक्टर था, 2 थे, 3 थे, क्या कितने थे उससे मतलब नहीं था। इफेक्टिव कैपिटल अगर आपकी 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख का रेम्युनरेशन टोटल बनता है, वो आपस में सब बांट लो, इंटरनल कोई लिमिट अलग से नहीं। लेकिन यहां तो होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की अलग लिमिट थी, अदर डायरेक्टर्स की अलग लिमिट थी, इसलिए हमको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इन सब के लिए सबसे पहली जरूरत है नेट प्रॉफिट, उसका मैंने फॉर्मेट आपको लिखवाया है सेक्शन 198 में, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन पर्पस दिया है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मेट नहीं, बस सिंपल सी बात याद रखना है, बिफोर टैक्स, बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर रेम्युनरेशन आपको प्रॉफिट निकालना है। यूजुअल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, यूजुअल इनकम जो होती है, वो सब प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखिए जरा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में अब मैं कैलकुलेट करता हूं नेट प्रॉफिट फॉर रेम्युनरेशन पर्पस, रेम्युनरेशन। तो उसमें हम सबसे पहले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ बैलेंस बीडी 5,72,350। बैलेंस बीडी तो ब्रॉड फॉरवर्ड लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, ये नहीं लेगा। रेम्युनरेशन करंट ईयर के लिए देना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पे लास्ट ईयर रेम्युनरेशन हो चुका होगा, इसलिए करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है, तो ये छोड़ दें, ब्रॉड फॉरवर्ड है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ये लेंगे 40,25,365। सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, मैंने आपसे कहा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अदर इनकम पर गवर्नमेंट सब्सिडीज हो या इंटरेस्ट डिविडेंड कोई भी अदर इनकम हो सब ले सकते हैं। 232,560, 232,560। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,643। मैंने कहा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन तो और इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं मेरे नोट्स का क्वेश्चन करवा रहा हूं थोड़ा अच्छे पॉइंट के साथ। ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस ये भी क्रेडिट साइड में दी, इट मींस इनकम है।
जो जनरली पुराने जमाने में शेयर्स ट्रांसफर करने की फीस लगती थी, फिजिकल फॉर्म में जब शेयर्स हुआ करते थे। अब तो डीमेट फॉर्म में, तो फिजिकल फॉर्म में आपको शेयर ट्रांसफर फीस लगती है, इसलिए कंपनी के लिए वो इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बस ये मुझे समझाना है खास, सबसे इंपॉर्टेंट। ये मॉड्यूल में नहीं दिया और यही सबसे टफ पॉइंट है। बाकी इनकम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी भी इनकम हो आप ले सकते हो, तो इसको हम रोकते हैं। इसमें मुझे सिर्फ कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिएगा, इसमें मुझे चाहिएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम ऑन सेल ऑफ असेट, रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट, ये एक फिगर मुझे चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो वो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहां, मशीनरी अमाउंट रियलाइज हुआ 55,000 और WDV थी 30,000 की, तो 25,000 बाहर प्रॉफिट। सही लिखा क्या गलत लिखा? वाकई में हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं, WDV से ही तो कंपेयर करते हैं कि असेट इतने की 30,000 की थी, 55 में बेच दी, 25,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन नीचे इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड वॉज 40,000, ओरिजिनल कॉस्ट, तो इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 थी। इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था आज तक लगा हुआ, और फिर WDV, तो WDV आपको दे रखी है, WDV 30,000, इसका मतलब इतने सालों में आपने आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 10,000 का बैलेंसिंग फिगर। और इस 30,000 की चीज को आपने 55,000 में बेच दिया, 55,000 में, 55,000 में ये सेल कर दिया आपने, इसलिए आपका प्रॉफिट आया 25,000। अब इस प्रॉफिट के मुझे दो हिस्से करना है, इसमें से मुझे रेवेन्यू नेचर का अलग करना है, कैपिटल नेचर का अलग करना है। तो दो तरीके बताए थे, याद करो आप, दोनों तरीके सीख लो एक बार और। नंबर 1, प्रॉफिट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट up to the amount of accumulated depreciation is called as revenue profit। तो इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन तक का जो प्रॉफिट होगा, up to the amount equal to accumulated depreciation, ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा 25 में से। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, और अगर यहीं पे 10,000 से कम होता, 9,000 ही होता, तो पूरा 9,000 रेवेन्यू प्रॉफिट होता, कैपिटल प्रॉफिट 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपसे, अप टू द अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन उतना रेवेन्यू नेचर, बाकी कैपिटल। इधर से चलना है, चलो मान लो अल्टरनेटिवली, तो इसको हम एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, 55 में बेचा और ओरिजिनल कॉस्ट 40 की थी, तो आपने तो जितना पैसा इन्वेस्ट करा उससे भी ज्यादा कमाया, यानी आपने तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ आपका 15,000 का, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर का प्रॉफिट, तो 15 अगर ये आ गया तो बचा हुआ 10 ही आ जाएगा। तो पहले इधर निकाल के बैलेंसिंग इधर कर लो, या पहले इधर निकाल के उधर बैलेंसिंग कर लो, बात बराबर है। तो हम यहां कौन सा वाला लेंगे, 10,000 लेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, इस वर्किंग नोट को आप अच्छे से लिख लें। क्लियर, देख लें आप अच्छे से वर्किंग नोट को। आगे चलते हैं, ये तो हुई क्रेडिट साइड की बात। अब लेस डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर कौन कौन से माइनस किए जाएं। लेस करेंगे हम इसमें से एक्सपेंडिचर, लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस में आप कौन कौन से माइनस कर सकते हो। तो नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यूजुअल एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस करने में कंपलसरी होते हैं, जरूरी होते हैं ये, तो आप एक ये लेस कर देंगे, 822,542, एक तो ये लेस कर देंगे। डोनेशन टू चैरिटेबल फंड, डोनेशन भी लेस कर सकते हैं, डोनेशन कंपनी डोनेशन देती है, डोनेशन कितना 25,500, ये भी लेस कर सकते हैं।
डायरेक्टर्स फीस लेस कर सकते हैं आप, ध्यान से देखो 66,750, क्योंकि डायरेक्टर फीस का मीनिंग मैं समझा चुका हूं, डायरेक्टर मीटिंग सीटिंग फीस है। इट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, ये रेमुनरेशन नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एनी टाइप ऑफ फिनांस कॉस्ट कैन बी डिडक्टेड, तो 31,240। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ, कंपनसेशन, बिजनेस में कई कॉन्ट्रैक्ट बनते बिगड़ते रहते हैं, तो कई बार कंपनसेशन हमें देना पड़ जाता है, कई बार हम लेते हैं, तो ये नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर है बिजनेस की। 42,530। मैनेजरियल रेमुनरेशन ये लेस नहीं करेंगे, ये तो कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन का मैंने आप को लिखवाया, डेप्रिसिएशन केस कौन सा लेना है, एज पर शेड्यूल नंबर 2। तो एज पर शेड्यूल 2 आपको यहां नहीं दिया, ये तो पीएनएल वाला दिया, नीचे दिया हुआ है 5,75,345, वो लेंगे ना, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कौन सा निकालना है, बिफोर टैक्स। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन रिजर्व, ये भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये भी, क्योंकि हमें, मैंने लिखवाया आपको बिफोर टैक्स, बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड बिफोर रेमुनरेशन, इसलिए मैंने रेमुनरेशन भी लेस नहीं किया, टैक्स भी लेस नहीं किया, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन भी लेस नहीं किया। इन तीनों से पहले निकालना मुझे प्रॉफिट। क्लियर है? यहां तक का आप नेट बैलेंसिंग फिगर निकालें, उसके बाद हम रेमुनरेशन तय करेंगे किसको कितना मिलेगा, क्योंकि सारे रेमुनरेशन प्रॉफिट बेस्ड है, इसलिए नेट प्रॉफिट आ जाए पहले। यहां तक करो कैलकुलेट इसको। चलिए, तो अब इसका टोटल लगा लिया आपने, मैंने भी यहां टोटल लगाया। अगर टोटल में कहीं कोई मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये टोटल आया आपका 29,20,383 नेट प्रॉफिट। अब इस पर रेमुनरेशन कितना, तो ओवरऑल लिमिट आप सब जानते हैं, ओवरऑल लिमिट मैंने आपको कितनी बताई, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट का 11% 3,21,242। इससे ज्यादा रेमुनरेशन सबका मिलाकर नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन आप फिर भी अलग से कैलकुलेट कर लेना। नीचे लिखा है वैसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कमेंट द मैनेजरियल रेमुनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। सपोज एक ही होल टाइम डायरेक्टर होता है इनके पास, क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लें, एक ही होल टाइम डायरेक्टर होता है, ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। फर्स्ट केस, वन होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, तो याद करो उसमें था 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो पहले केस में कितना हो जाएगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। देयर आर 2 होल टाइम डायरेक्टर्स, 2 होल टाइम डायरेक्टर होते, ठीक है, या एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होल टाइम डायरेक्टर, या एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक मैनेजर होता। तो अपन सेकंड पॉइंट में लिखा था, इफ देयर आर मोर देन 1 MD और WTD और मैनेजर, कोई भी कॉम्बिनेशन कोई से भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा उसमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑल टुगेदर, ये मैक्सिमम लिमिट है, यानी इसका 10% रेमुनरेशन 2,92,038 रुपीज, ये दोनों डायरेक्टर आपस में बांट लेंगे। कितना कितना लेंगे उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसके बारे में लॉ में कुछ नहीं लिखा है। और तीसरा, देयर इज 2 होल टाइम डायरेक्टर, अ पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। इतने सारे अगर लोग हों तो फिर उन सबका मिला के कितना हो जाएगा, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। सबका मिला के, अगर 2 होल टाइम डायरेक्टर भी, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर भी और एक मैनेजर भी, तो सबका मिला के 11%। तो ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन दिए, तो तीनों सिचुएशन के ये आंसर रहेगा। नॉन नेट प्रॉफिट का 5%, 10%, 11% निकाल के बताते हैं। क्लियर? ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही IMP बनते हैं मैनेजरियल रेमुनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों मैंने आपको करवा दिए, और दोनों में फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी था, इसमें सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल निकालना था, और सेकंड वाला जो था नेट प्रॉफिट वाला, ये थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन था। इसमें भी हालांकि ये एक्सपेंसेस तो यूजुअल सारे लेस कर सकते हो, बस 2 ही जगह याद रखना था। एक रेवेन्यू प्रॉफिट जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाया, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, वो स्टडी मटेरियल में नहीं है कहीं पे। एसएम के क्वेश्चन कौन कौन से, तो इलस्ट्रेशन नंबर है पेज नंबर 4.19 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये इफेक्टिव कैपिटल का क्वेश्चन। बस ये 2 क्वेश्चन है, और एक और थर्ड क्वेश्चन भी दे रखा है,
ये भी कर लेना आप। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यहां तक अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का एक पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में हम मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे, 2 4 4 नंबर के पॉइंट है। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस तरह के पॉइंट। फिर हम आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस मेन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने पर। तो इस तरीके से चैप्टर 3 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैनेजरल रेम्युनरेशन, सेकंड पार्ट में आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चंस, और थर्ड पार्ट में बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।